दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। ये क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछता है या फिर सिद्धांत के बारे में पूछता है, अगर आपके पास लिखा हुआ रहे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक, आपको आंसर सेम इसी तरह से लिखना है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम लोग पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय के द्वारा बाधित नहीं होते। मतलब अगर कोई राज्य है जो इन नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में लागू नहीं करता है, तो न्यायालय उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ये सब अपने राज्य में लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब राज्य अगर चाहे तो अपने राज्य में, राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य में ये सब लागू कर सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी राज्य ये नहीं चाहता कि हमारा राज्य पीछे छूट जाए, इसीलिए जो भी राज्य सरकार होता है वो अपने अपने राज्यों में सब कुछ बढ़िया करने का प्रयास करता है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मौलिक कर्तव्यों के बारे में, और मौलिक कर्तव्य इसी में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। क्या बोले कि संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया था, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और फिर बाद में 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हुए थे। उसको हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। आज हम लोग जो देखने वाले, समझने वाले, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसको आज हम लोग समझने वाले। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि किस तरह से इसको लिखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आंसर इस तरह से लिखना है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब शॉर्ट में इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। डीपीएसपी इसको कहा जाता है। अगर हम कहीं पे आपको डीपीएसपी बोल दे तो आप इसको यही समझिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हो रहा है। क्या बोला जा रहा है, लिखा है, ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और सरकार को यह मार्गदर्शन देते हैं कि उसे देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये राज्य को बताने का काम करता है। ये जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, वो राज्य को ये बताने का कोशिश करता है, काम करता है कि राज्य के भलाई के लिए राज्य सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। आगे लिखा है कि इनका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे। क्या कहा जा रहा है, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे। तो कुल मिला के ये बात है। आगे हम लोग समझते थोड़ा सा और क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये सरकार को यह बताते हैं कि उसे किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और किन क्षेत्रों में नीतियां बनानी चाहिए, ताकि समाज में समानता और न्याय की स्थापना हो सके। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, उसका यही काम रहता है कि राज्य को कौन सा नीति अपनाना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, ताकि जो राज्य है वो अच्छे से विकास कर सके और जो देश, जो राष्ट्र है, वो अच्छे से चल सके, ठीक है। और ताकि समाज में समानता और न्याय की स्थापना हो सके। ये सब कुछ काम है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व करने का काम करता है। ये उसका उद्देश्य है। आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे लिखा हुआ, यह है संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। यहाँ पर हम कलम से लिख के लाए कॉपी में। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग नीचे और पढ़ते जाएंगे, आगे जब हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ का आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि कौन सा अनुच्छेद से क्या हुआ था, तो वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, अनुच्छेद कितना 36 से लेकर के 51 तक, और 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये सब हमने पहले पढ़ लिया था। यहाँ पर आप समझिए कि अनुच्छेद जो आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 36, इसमें परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है। अनुच्छेद 37 में लिखा है इनका पालन राज्य के लिए अनिवार्य नहीं। कहा जा रहा है कि अगर राज्य चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे या फिर ना करे। अपने राज्य में चाहे तो ये सब तत्वों का वो लागू किया कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। न्यायालय के द्वारा वो बाध्य नहीं होता। ये कहाँ कहा गया, तो अनुच्छेद 37 में कहा गया। अनुच्छेद 38 कहता है कि समाजवाद पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। अनुच्छेद 39 कहता है संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। ये सब और आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है। अनुच्छेद 42 में है कि काम करने की उचित और मानवीय परिस्थितियों एवं मातृत्व सहायता, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। ये सब आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। अगर हम धीरे से पार कर देते हैं इसको, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो ये समझते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व, अब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला जो महत्व है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उससे कैसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है उसके बारे में समझते हैं। लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इसका मतलब यह है कि सरकार केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित ना रहे, बल्कि जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करे। ये सिद्धांत सरकार को यह निर्देश देते हैं कि वह गरीबों, किसानों और मजदूरों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कदम उठाए। क्या बोला जा रहा है, कुल मिला के ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सरकार केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था तक जो आपका कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने तक ही सीमित ना रहे, मतलब सिर्फ कानून या फिर व्यवस्था बनाने में ही सीमित ना रहे, बल्कि जो वहाँ के लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सब सिद्धांतों का ये जो सिद्धांत है वो उसको निर्देश देता है राज्य को। ठीक है, कि वह गरीबों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं, बच्चों के कल्याण के लिए कदम उठाए। ठीक है, तो इस तरह से वो काम करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आगे दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी समान अधिकार मिले। सभी को क्या है, समान अधिकार मिले। ये प्रयास करता है राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, ये प्रयास करता है, सुनिश्चित करता है कि समाज में जो भी लोग रहते हैं उसके साथ कोई भेदभाव ना हो और सभी को समान अधिकार मिले। अनुच्छेद 38, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर जो आपने देखा था लिखा हुआ सारा कुछ का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। जैसे अनुच्छेद 38 क्या कहता है, कहता है कि राज्य को ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हर किसी को समान अवसर मिले। ये अनुच्छेद 38 कहता है। 39 क्या कहेगा, अनुच्छेद 39 कहता है कि संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि सभी को इसका लाभ मिले। क्या बोला जा रहा है अनुच्छेद 39 के तहत, कि संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि सभी को इसका लाभ मिल सके। मतलब ऐसा ना हो कि संपत्ति एक जगह स्थिर हो जाए, सभी में उसका समान वितरण होना चाहिए। आगे हम लोग समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा है कि इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होती है और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर संपत्ति एक जगह एकत्र हो जाएगा तो जो गरीब है वो और गरीब होते जाएगा और जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, इसलिए संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है लिखा है गरीबों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। जो गरीब है या फिर जो कमजोर वर्ग है उनकी सुरक्षा करना भी जरूरी है। कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सब क्या है, सब नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को लागू करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं होता है। ये राज्य का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड, बिहार या फिर जो राज्य है हम लोग का वही नहीं, मतलब पूरे देश का बात हो रहा है। ठीक है, जो राज्य का मतलब देश भी होता है। तो बोला जा रहा है कि कहीं पर भी ये सब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व उसको लागू करना चाहिए, तभी जाके देश आगे बढ़ सकता है, राज्य जो है आपका आगे बढ़ सकता है। अनुच्छेद 46 में कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, को शिक्षा और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मतलब अनुच्छेद जो 46 है वो कहता है कि जो भी यहाँ के अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जनजाति या फिर जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षा और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। आगे समझते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी का समय लोगों को मदद करनी चाहिए। ठीक है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 41 के तहत, अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी के समय सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो हो गया, या फिर जो अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य योजना चलाया गया है, 5 लाख का जो बीमा है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वो करा सकते हैं। तो उस तरह का जो लागू होता है कानून, उन सभी चीज़ों को लागू करना चाहिए, तभी जाकर राज्य आगे बढ़ता है। आगे लिखा है इसमें कि इससे समाज में समानता बनी रहती है और सभी को विकास का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, समाज में समानता बनी रहती है और सभी को विकास का अवसर मिलता है। आगे हम जानते हैं चौथा पॉइंट, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। जो मजदूर है या फिर जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। किस तरह से, तो नीति निर्देशक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि मजदूरों और श्रमिकों की अच्छी सुविधाएं मिले और उनका शोषण ना हो। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि श्रमिकों को उचित कामकाजी माहौल और मातृत्व लाभ मिलना चाहिए। जो श्रमिक है, जो काम करने वाले लेबर होते हैं या फिर जो भी मिस्त्री वगैरह जो भी होते हैं, जो श्रमिक है, जो काम करने वाले होते हैं,
उनको कामकाजी माहौल मिले। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाके ठूस दो, किसी भी तरह से उसको काम करा, बंधुआ मजदूरी यहाँ पर नहीं कराना, ठीक है। और जो मातृत्व लाभ है वो मिलना चाहिए महिलाओं को। तो ये अनुच्छेद 42 कहता है। अब आप आगे हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 43 को। वो क्या कहता है, तो इसके अनुसार सरकार को श्रमिकों को उचित वेतन और बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कदम उठाने चाहिए। श्रमिक जहाँ काम करेगा वो स्थिति बेहतर होना चाहिए, वहाँ का माहौल बढ़िया होना चाहिए, और जो भी श्रमिकों का उचित वेतन है वो उसको देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद 43 में कहा गया है। आगे क्या बोला गया, आगे कह रहा है कि इससे मजदूरों की स्थिति में सुधार होता है, उनका शोषण नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा और उनका शोषण नहीं किया जा सकेगा। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जो नीति निर्देशक तत्व वो क्या कहता है, तो महिला सशक्तिकरण और समानता। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना चाहिए और समानता होना चाहिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। जो महिलाएं उनको पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। जितना वेतन पुरुषों को मिलता है उतना वेतन महिलाओं को मिलना चाहिए। जो काम के लिए जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। तो इस तरह से समान अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 कहता है, यहाँ पर जो आप डी देख रहे हैं, ठीक है, ये डी ई एफ कुछ होता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो उसमें अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि भाषण दे सकते हैं आप, सभा कर सकते हैं, देश में घूम सकते हैं, कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं। तो उसी तरह से 39 में कई सारा प्रावधान किया गया है। तो उसमें से जो 39 डी है वो कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पुरुष हो या फिर महिला, जो भी समान कार्य है वो समान वेतन मिलना चाहिए। अगर पुरुष को मान लेते 1000 मिलता है किसी काम के लिए, तो अगर महिला वो काम करती है तो उसको भी सेम वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 42 कहता है कि मातृत्व लाभ और कामकाजी महिलाओं को विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। अनुच्छेद 42 कहता है कि अगर किसी तरह का परिस्थिति होता है तो महिलाओं को इसमें सुविधाएं देनी चाहिए, मातृत्व लाभ मिलना चाहिए। अगर जो महिलाएं वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उनको कुछ दिनों की छुट्टी होनी चाहिए। तो ये सब जो बातें हम लोग कहते हैं, या फिर जो पीरियड्स वगैरह होता है उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं कि कुछ दिनों तक छुट्टी होनी चाहिए, तो इसी के तहत कहते हैं अनुच्छेद 42 के तहत, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि इससे महिलाओं को समाज में समान दर्जा मिलता है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं छठा जो पॉइंट है वो है शिक्षा और बाल कल्याण। शिक्षा और बाल कल्याण, नीति निर्देशक सिद्धांत शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और बच्चों के कल्याण की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत शिक्षा को बढ़ावा देता है और बच्चों के कल्याण की बात करता है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये पहले अनुच्छेद 45 में था, बाद में इसको कर दिया गया अनुच्छेद 21A में, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 में अब 6 से कम उम्र के बच्चों को रखा गया है। मतलब जिसका उम्र 6 साल है उससे कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। किसके तहत, तो अनुच्छेद 45 के तहत। अब ये जो शिक्षा वाला, ये जो अनुच्छेद 45 से पहले 6 से 14 वर्ष वाला था वो चला गया है आर्टिकल 21A में, ठीक है। फिर आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 39F, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 39A B C D ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। 39A एक वाई, मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत सारे प्रावधान किए गए इसीलिए उसको ABCD में लिखा गया है, अनुच्छेद नहीं है ये, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 39 के बहुत सारे प्रावधान उसके बारे में बताया गया ABCDF करके, ठीक है। इसको आप समझिए। तो लिखा है कि बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य वातावरण मिलने चाहिए ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। क्या बोला जा रहा है, अनुच्छेद 39 में सारी बातें, अनुच्छेद 39 में सब कुछ कहा गया है। बोला जा रहा है कि बच्चों को पोषण और स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। 39A अलग आएगा, ठीक है। 39A जो है वो अलग है, और जो 39 ABCD जो ब्रैकेट में दिया है वो अलग होता है। वो प्रावधान के बारे में बताता है क्या क्या इसमें कहा गया है। आगे लिखा है कि इसके कारण सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया, जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। तो ये अधिकार अधिनियम जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये लागू किया गया था। सातवां जो पॉइंट है वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, तो नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही बाद में जोड़ा गया था, जो पर्यावरण संरक्षण इसको बाद में जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों में। तो अनुच्छेद 48A के तहत इसको जोड़ा गया था। कहा जा रहा है कि राज्य को प्रदूषण को रोकना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य को प्रदूषण को रोकना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। आगे हम समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इस सिद्धांत के कारण सरकार ने कई पर्यावरण कानून बनाए जिससे वनों की कटाई और प्रदूषण को कम किया जा सके।
सिद्धांत के कारण क्या क्या है, तो सरकार ने कई सारे पर्यावरण पर कानून लागू किए हैं, जिससे क्या हो तो वनों की कटाई कम हो और प्रदूषण कम हो सके। इसके लिए आगे समझते हैं 8वां पॉइंट को, ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। जो ग्राम पंचायत है, आज हम लोग जो देखते हैं मुखिया है, सरपंच है वगैरह, जो जिला परिषद होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ये गांधीवादी विचार था, ठीक है, मतलब गांधीवादी था ये। कहा जा रहा है कि गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि गांवों का विकास हो और वहां के लोग खुद शासन करें। गांधी जी का यह विचार था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका सुनिश्चित करते हैं कि गांवों का विकास हो और वहाँ के जो लोग हैं वो खुद शासन करें। इसलिए हम लोग मुखिया चुनते हैं, जिला परिषद को चुनते हैं। इसमें लिखा है अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना चाहिए। राज्य को ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना चाहिए, ठीक है। कौन कहता है? अनुच्छेद 40। आगे लिखा है इसी कारण 1992 में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, जिससे गाँव में स्वशासन की व्यवस्था जो वो मजबूती मिला था उसको। यहाँ पर आप जो 1952 देख रहे हैं, 1992 जो देख रहे हैं, 1992 में आया गया था, लेकिन 1993 में ये लागू किया गया था। तो आप 92 है या फिर कहीं पे आपको 93 मिल जाए तो ये नहीं सोचना कि ये गलत है या फिर सही है। 1992 भी आपका सही है, 1993 भी सही है। 1992 में बना था और 1993 में लागू हुआ था। आगे हम लोग समझते हैं 9वां नंबर पॉइंट, समाज नागरिक संहिता, इसको बोलते हैं यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए ताकि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून ना हो। क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए ताकि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून ना हो। हालांकि क्या बोला जा रहा है इसी में कि हालांकि इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, लेकिन इस पर लगातार चर्चा हो रही है। अभी तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे और आगे भी। फिर 10वां पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारा लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांतिप्रिय राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांतिप्रिय राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत को युद्ध से बचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए और विश्व शांति को बढ़ावा देना चाहिए। यह अनुच्छेद 51 के द्वारा कहा जाता है कि आप इधर से कोई युद्ध ना करें, अगर युद्ध होता है तो आप प्रयास करें कि बचे। बाद में तो अगर ऐसा कुछ हो जाता परिस्थिति तो लड़ना ही पड़ेगा ही, लेकिन अगर वैसा परिस्थिति नहीं होता तो युद्ध से बचना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसको मजबूत करना चाहिए और शांति को बढ़ावा देना चाहिए। आगे लिखा है इसमें कि इस कारण भारत हमेशा शांति और सहयोग की नीति अपनाता है, और इसी कारण से भारत हमेशा शांति और सहयोग की नीति को अपनाता है। तो ये कुछ नीति निर्देशक तत्व होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे सरकार के द्वारा जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए उठाए गए कदम थे उसके बारे में, ठीक है। सरकार ने अभी तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला है मनरेगा। आपका सबसे पहला है मनरेगा, बहुत जाना पहचाना चीज़ है, ये सभी लोग जानते हैं। मनरेगा जो 2005 में बनाया गया था और 2006 में ये लागू हुआ था। तो 2005 भी लिखा हुआ हो सकता है और 2006 भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों आप लिख सकते हैं। इसका काम क्या है, तो गरीबों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए मनरेगा जो कम से कम कहता है कि कम से कम गरीबों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। दूसरा जो है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आपने पहले ही पढ़ा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये हो गया आपका शिक्षा अधिकार नियम 2009। ये सब क्या है, काम है जो कदम उठाए गए थे। तीसरा है मिड डे मील योजना, जो भोजन खिलाया जाता है सरकारी स्कूल में, वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन देने के लिए। चौथा जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, प्रदूषण और वनों की कटाई रोकने के लिए है। और आपका 5वां जो लास्ट है वो है पंचायती राज अधिनियम 1992, गाँव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया था। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि 1992 लिखा हुआ, लेकिन कहीं कहीं आपको 1993 मिल जाएगा। तो 1993 में ये लागू हुआ था, 1992 में ये अधिनियम बना था। तो दोनों सही हो सकता है, आप चाहे तो 1992 लिख सकते हैं या फिर 1993 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप निष्कर्ष को जरूर समझ लें। निष्कर्ष में आप क्या लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सरकार को एक ऐसा मार्गदर्शन देते हैं जिससे वह समाज में समानता, न्याय और विकास ला सके। हालांकि ये न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई राज्य ये नहीं लागू करता अपने राज्य में तो ये न्यायालय में नहीं जा सकता। कोई भी इंसान जो है या फिर कोई भी नागरिक इस चीज़ के लिए न्यायालय नहीं जा सकता कि सरकार हमारे लिए सब काम नहीं कर रही।
आप नहीं कुछ कर सकते। सरकार चाहे तो काम करे या फिर ना करे। आगे लिखा है कि अगर इन सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू किया जाए तो भारत में गरीबी, असमानता और अन्याय, जो अन्य सामाजिक बुराइयां हैं, उससे मुक्त होकर एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। जो भारत है वो इन सब चीज़ों से दूर होकर के एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और एक बार आप वहाँ पर जो मैंने पिछले ये जो मैंने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। इसको एक बार आप जरूर पढ़ लें। यहाँ पर जो भी दिया है उसको एक बार आप जरूर पढ़ लें। क्या क्या दिया हुआ है सारा पढ़ लें, शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक इसको जरूर पढ़ लें। और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।